हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन निकिता's एकेडमिक वॉयज। आज हम यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के शॉर्ट नोट्स करेंगे। बट बिफोर डूइंग दैट, मैं कुछ क्वेश्चंस जो यूनिट 2 के रह रहे हैं उसको कंप्लीट करूंगी, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर विथ यूनिट नंबर 3। ठीक है? सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो निकाल रखा है, एंड देन यू कैन गो एंड चेक इन माई चैनल। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। बहुत ही शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाए हैं। इट्स हैंड रिटन नोट्स। आपको बहुत ही इजी वे में याद हो जाएगा एंड इजी टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। आप बस इसको अच्छे से सुन लो। कम से कम 2-3 बार आप एग्जाम से पहले सुनोगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम देख रहे हैं, यूनिट 2 में सर्व शिक्षा अभियान बच रहा है एंड मिड डे मील स्कीम बच रही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। सो इन 3 टॉपिक्स को करने के बाद विल प्रोसीड फर्दर विथ यूनिट नंबर 3, जिसमें कॉमन स्कूल सिस्टम करेंगे, ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। एंड यूनिट 3 में और भी टॉपिक्स है, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। एंड another topic is universalization of elementary education, then vocationalization of education, एंड 3 लैंग्वेज फॉर्मूलाज। तो एग्जामिनेशन में आपको इन पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं और 16 मार्कर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में वी डोंट नो कौन से क्वेश्चन आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद सर्व शिक्षा अभियान एंड मिड डे मील स्कीम। लेट्स स्टार्ट। इट्स रिटन इन वेरी इजी एंड सिंपल फॉर्मेट। आपको इसी वे में अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो 4 मार्क्स प्लस 4 into 4, 16 मार्कर क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स के आते हैं वो आपको इजीली हो जाएंगे। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के सारे क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान लिखने से पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, एंड इंट्रोडक्शन यू विल राइट दैट सर्व शिक्षा अभियान इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम launched in 2001 by the government of India, aimed at achieving universalization of elementary education. नाउ आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही छोटा है, बट आप इसको डबल लाइन में भी कर सकते हो। हाउ? सर्व शिक्षा अभियान को फुल फॉर्म लिखो ऐसे, एंड देन राइट इट इज अ सर्व शिक्षा अभियान इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, full stop. It is launched in 2001, full stop. It was launched by Government of India, and they aimed at achieving universalization of elementary education. Later you can write key policies, like key policies की क्या है? Right to Education Act 2009. Then you'll write the principle. So principles में आप क्या लिखोगे? Inclusivity, equity, equality, community participation. आपने ध्यान दिया होगा कि इससे पहले जितने भी हमने पार्ट 1 में कर रखे हैं शॉर्ट नोट्स, उसमें भी ये सारे कॉमन पॉइंट्स है। इंक्लूसिविटी पे ध्यान देना, इक्विटी, इक्वालिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सो हाउ विल यू राइट इन आंसर? इंक्लूसिविटी, देन इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, इक्विटी, ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल गैप्स, क्वालिटी, enhancing the standard of education, community participation involving local communities in school management। अब एग्जाम में आप मान के चलो कि अगर ऐसा होता है कि यू कैन नॉट राइट ऑल दी आंसर्स इन 1.5 पेजेस, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? जैसा कि आप देख रहे हो, इट इज रिटन इंक्लूसिविटी, राइट? ऐसे आप इंक्लूसिविटी पहले लिख दो एंड सर्कल दिस। आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, फिर यहाँ पे आप ऐसा लिख के यहाँ पे आप लिख लो ये वाला लाइन, इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। एज वी कैन सी इट इज इन आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 21A। ये भी ऐड कर दोगे, गुड, अगर आपको एक्स्ट्रा लाइन देना है तो। इक्विटी, ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल गैप्स। सो यू आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जेंडर एंड सोशल, सो इसको ब्रिज करना। क्वालिटी, enhancing standards of education, quality education, okay। community participation involving local communities in school management, आप local communities को school के management में involve कर रहे हो। easy। next is characteristics, universal access। so universal access means what? like you are talking about, you are going to provide this education to all, so every child should have access to elementary education। infrastructure development, building schools, classrooms, and facilities. Infrastructure is all about building schools, classrooms, and other thing which is related to the spaces where you can
provide classes to your students. टीचर ट्रेनिंग में क्या है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड टीचर ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है, टीचर्स को अच्छी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग मिलती है, देन दे बिकम अ गुड टीचर. मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, तो मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन में सीसीई जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एंड ये वाला जो हमारा है सीसीई पैटर्न, ये फॉलो करते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन. अब सर्व शिक्षा अभियान का इम्पैक्ट एजुकेशन पे कैसे पड़ता है. इम्पैक्ट में यूल राइट इंक्रीज एनरोलमेंट, आपके एनरोलमेंट इंक्रीज होती है सर्व शिक्षा अभियान बिकॉज यू आर गिविंग इट फॉर ऑल. सिग्निफिकेंट राइज इन स्कूल एनरोलमेंट रेट्स, रिटेंशन लेवल आपका जो है वो राइज करता है. सिग्निफिकेंट राइज होता है स्कूल के एनरोलमेंट में, बच्चे ज्यादा एनरोल करता है. रिड्यूस ड्रॉप आउट्स, ड्रॉप आउट्स बच्चे जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं. लोअर ड्रॉप आउट रेट्स ड्यू टू टारगेटेड इंटरवेंशन. एनहांस्ड लर्निंग, improved academic outcomes, आप academic outcomes को improve करते हो through better teaching methods. So these are few things which is related to impact on education. Last one is social inclusion, where you are including greater inclusion of marginalized communities. अब easy है, you have already read about marginalized communities. You can write here an example that people like indigenous people and displaced people or disabled persons, and also you can write about LGBTQ plus communities. So these are some marginalized communities. Now conclusion, in conclusion you can write about the achievements that has SSA Sarv Shiksha Abhiyan has got. So Sarv Shiksha Abhiyan has successfully improved access and quality of elementary education. Challenges like addressing disparities in rural and urban areas. Future focus on strengthening teacher training and infrastructure program. Sustainability, ensuring long-term impact through continued investment. So these are a few important points that you can cover in short notes. So this is about part 2, Sarv Shiksha Abhiyan, flagship program launched in 2001 by Government of India, aimed at achieving universalization of elementary education. Key policies: Right to Education Act 2009. Principles: inclusivity, ensuring education for all children; equity, bridging gender and social gaps; quality, enhancing the standard of education; community participation, involving local communities in school management. Characteristics: universal access. Every child should have access to elementary education. Infrastructure development, building schools, classrooms, and facilities. Teacher training, professional development of teachers. Monitoring and evaluation, continuous assessment of program impact. Impact on education: increased enrollment, significant rise in school enrollment rates, reduced dropouts, lower dropouts due to targeted intervention, enhanced learning, improved academic outcomes through better teaching methods. Social inclusion, greater inclusion of marginalized communities. In conclusion, achievements related to SSA has successfully improved access and quality of elementary education. Challenges, what they are facing, addressing disparities in rural and urban areas, because आप जब रूरल एंड अर्बन एरियाज के चैलेंजेस को देखोगे, सो इट इज वेरी बिग एंड वाइडर कंसेप्ट में देखा जाए तो द गैप इज सो मच. So you are addressing the disparities in between these two areas. Future focus on strengthening teacher training and infrastructure. Sustainability, that means you are ensuring about long-term impact through continued investment. Next topic of unit number 2 is midday meal scheme. It is launched in 1995. Midday meal scheme aims to enhance enrollment, retention, and attendance by providing free meals to school children. Easy hai. We see in government schools also, they provide midday meal scheme so that students can come to the school and they can take admission in school, because admission ज्यादा होंगी तो enrollment rate बढ़ेगा, retention जो है वो अच्छा होगा और attendance भी मिलेंगे, क्योंकि students जो है they would think that they are getting midday meal from their schools. Key policy is National Food Security Act 2013. So if you will write all these act like policies in midday meal scheme like National Food Security Act 2013, it will enhance your answer. Principles: nutritional support, because midday meal scheme में आप nutrition पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, so in nutritional support you are providing adequate nutrition to children. Educational incentives provide कर रहे हो, encouraging school attendance, आप school के attendance को encourage कर रहे हो, तो यहाँ पे education incentives provide हो रही है, ठीक है. Social equity, promoting social integrations, people are integrating together and they are promoting social integration. Community involvement, engaging local stakeholders in implementations. In community involvement, we are engaging local stakeholders in implementation. Characteristics: meal provisions, daily cooked meals for school children, nutritional standards, ensuring meals meet nutritional guidelines. Decentralized management, local authorities manage the schema.
ऑलराइट, सॉरी। The fourth one is health checkups, regular health screenings for children. So children should go for regular checkups. It is important. Impact on education. So what are the impacts on education? Four impacts I have written: improved enrollment, better attendance, enhanced learning, gender equity. Do you really think कि ये बहुत टफ है लिखना एग्जाम में? नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि सिंपल सेम टाइप्स ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो हर चीज में रिपीट हो रहे हैं। So in improved enrollment, higher enrollment rates, especially among disadvantaged groups, जितने भी disadvantaged groups हैं, उसमें बहुत ज़्यादा enrollment rates बढ़ रहा है, which is very good because all the students are coming to the schools. Better attendance provide हो रहे हैं, reduced absenteeism बहुत ज़्यादा कम हो गया है due to the lure of meals because they are providing midday meal की वजह से students बहुत ज़्यादा स्कूल में enroll कर रहे हैं, attendance बन रहे हैं, enhanced learning, improved concentration and learning outcomes. पहले स्टूडेंट्स को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, अब जो है घर घर से लोग भेजते हैं ताकि उनको एक टाइम का खाना मिले, एंड देन दे आर आल्सो कंसंट्रेटिंग ऑन देयर एजुकेशन, सो इट इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन एंड लर्निंग आउटकम्स। जेंडर इक्विटी, इंक्रीज्ड स्कूल अटेंडेंस अमंग गर्ल्स। पहले गर्ल्स को बहुत कम मिलता था स्कूल जाने के लिए, बट नाउ दे आर गोइंग and it increased the gender equity, so it is balanced now. In conclusion, you can write that positive outcomes, operational challenges, strategic enhancements, and sustainability. Positive outcomes, notable improvements in health and education indicators. तो आप देख सकते हो कि improvements आपके health में भी आया है and education indicators में भी. Operational challenges, issues with hygiene and quality control. Strategic enhancements, need for better monitoring and management. So it is needed that anyone can monitor it very well and can manage things properly. Sustainability, CCE pattern, and continuous funding and policy support required. So in this, the government needs to require funding for the students and policy support so that it could go for long term. This is all about midday meal scheme. You can see midday meal scheme. Principle में nutritional support, education incentives, social equity, community involvement, characteristics में meal provisions, nutritional standards, decentralized management, एंड हेल्थ चेकअप्स। डिसेंट्रलाइज ऑलरेडी हमने पहले में भी देखा था कि लोकल अथॉरिटीज मैनेज करते हैं स्कीम्स को, तो एक क्या हो रहा है आपका, सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज करके पावर डिवाइड कर दिया। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, एनरोलमेंट इंप्रूव हुआ, अटेंडेंस बेटर हुआ, एनहांस्ड लर्निंग, जेंडर इक्विटी इंक्रीज हुई। कंक्लूजन, पॉजिटिव आउटकम्स आया, इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ जो है उसमें इंप्रूवमेंट दिखा, एजुकेशन इंडिकेटर, ऑपरेशनल चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक एनहांसमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ये 1987 में लॉन्च हुआ था। इनका इसका एम था एट इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स। जो प्राइमरी स्कूल्स है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अच्छे करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फोकस क्या करती है? प्रोविजंस ऑफ मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एसेंशियल फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करती है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्रिंसिपल्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट, इंप्रूवमेंट कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कराया गया इसके थ्रू, टीचर सपोर्ट, रिसोर्स एलोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। तो एम क्या है इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स को इम्प्रूव करने का। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखा था बिल्डिंग से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज हैं जो एक स्कूल को बनाने में या उसको मैनेज करने में चाहिए होते हैं। सो इसमें आपको प्रिंसिपल्स क्या हो गए? इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, एनहांसिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स, टीचर सपोर्ट, प्रोवाइडिंग नेसेसरी टीचिंग एड्स प्रोवाइड करना, जैसे लाइक प्रोजेक्टर प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, और अच्छे बुक्स प्रोवाइड करना, एंड मेनी थिंग्स आर देयर। रिसोर्स एलोकेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज आए एक जगह ही उसको यूज करके खत्म कर दिया गया, आप उसको इक्विटेबल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करो सो दैट इट कैन डिस्ट्रीब्यूट इन ईच एंड एवरी फील्ड। एक्सेसिबिलिटी, इंश्योरिंग बेसिक फैसिलिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, एक्सेसिबल हो ताकि बेसिक फैसिलिटीज जो है हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक फैसिलिटीज जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, टीचिंग एड्स, लाइब्रेरी बुक्स, टीचर एलोकेशन। बेसिक फैसिलिटीज में कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ रहा है आपका? क्लासरूम्स, ब्लैक बोर्ड्स, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, these are the basic facilities that the students should get in schools. टीचिंग एड्स में प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड टूल्स, जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है और टूल्स है वो सब प्रोवाइड करना टीचर को। लाइब्रेरी बुक्स प्रोवाइड करना, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, टीचर एलोकेशन, अपॉइंटिंग एटलीस्ट 2 टीचर्स पर स्कूल, ओके।
So teacher allocation, appointing at least 2 teachers per school. Impact on education, enhanced learning environment. So impact क्या पड़ रहा है education पे? ये enhance कर रहा है learning environment को. It improves physical conditions for learning. So Operation Blackboard जो है इसका impact क्या पड़ता है education में? इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, तो लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो इनहांस कर रहा है, इंप्रूव कर रहे हैं फिजिकल कंडीशंस ऑफ लर्निंग को. ठीक है. टीचर इफेक्टिवनेस, बेटर टीचिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है, टीचर को टीचिंग एड्स मिल रहे हैं जिसके थ्रू जो है टीचर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली प्रोवाइड मतलब पढ़ा रहे हैं, लीडिंग टू इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस, तो उनके इंस्ट्रक्शंस भी इफेक्टिव आ रहे हैं. इंक्रीज एनरोलमेंट, मोर स्टूडेंट्स एनरोलिंग ड्यू टू इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज. जैसे जैसे फैसिलिटीज इंप्रूव होगी स्कूल्स में, एनरोलमेंट ज्यादा होगा. रिड्यूस ड्रॉपआउट्स, लोअर ड्रॉपआउट्स रेट्स देखने को मिला एज स्कूल बिकम मोर अपीलिंग. जितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, जितने ज्यादा अपीलिंग दिखेंगे स्कूल्स, जितने ज्यादा अच्छे मटेरियल्स होंगे, फंडिंग मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उतने ज्यादा जो है एनरोलमेंट बढ़ेंगे और ड्रॉपआउट्स रिड्यूस होंगे. कंक्लूजन में क्या लिखोगे? सक्सेस क्या है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का? सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर. स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिल रही है. ऑनगोइंग नीड्स, कंटिन्यूअस अपग्रेडिंग ऑफ फैसिलिटीज रिक्वायर्ड. जो कंटिन्यूअस अपग्रेडिंग है फैसिलिटी, कंटिन्यूअस अपग्रेडिंग ऑफ फैसिलिटीज रिक्वायर्ड. जो भी फैसिलिटीज आप स्कूल से प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अपग्रेड करते जाओ. सो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. ऑनगोइंग नीड्स. स्कूल इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू एंड. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. फोकस एरिया क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में? एड्रेसिंग डिस्पैरिटीज इन रूरल एंड अर्बन स्कूल्स. जो ये डिस्पैरिटी है स्कूल में अर्बन और रूरल का, वो फोकस करना. ठीक है, वो फोकस एरिया होना चाहिए. एंड सस्टेनेबिलिटी इज लाइक लॉन्ग टर्म. सस्टेनेबिलिटी में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हो टू मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स. तो सस्टेनेबिलिटी में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि आप जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हो, मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हो, वो जो है मेंटेन रहे. You can see ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड लॉन्च इन 1987. इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है, मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए. प्रिंसिपल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के इंप्रूवमेंट की बात की गई. टीचर सपोर्ट, रिसोर्स एलोकेशन, एसेसिबिलिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए. टीचिंग एड्स प्रोवाइड होने चाहिए. लाइब्रेरी बुक्स. टीचर एलोकेशन. इम्पैक्ट क्या होगा? एनहांस करेगा लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर इफेक्टिवनेस, इंक्रीज एनरोलमेंट, रिड्यूस ड्रॉपआउट्स. कंक्लूजन में सक्सेस, ऑनगोइंग नीड्स, फोकस एरिया, सस्टेनेबिलिटी, significant improvement, continuous upgrading, addressing disparities in rural urban, and long term commitment to maintaining standards. अब देखो आप, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 3 करना है हमें. ठीक है, यूनिट नंबर 3 करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी which can come in examination. First is universalization of elementary education. Now see, in universalization of elementary education, you can see that this comes under unit number 3. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? यूईई है. ठीक है, ये आपको 16 मार्कर्स में भी आ सकते हैं एंड शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं 4 मार्कर्स में. अब 4 मार्कर्स में तो आप 4 पेजेस लिखोगे नहीं, 1.5 इज मोर देन सफिशिएंट. सो इट रेफर्स टू द ऑनगोइंग ग्लोबल इनिशिएटिव. Universalization of elementary education means what? Universalization, like you are providing elementary education to all the students all over the globe. It's ongoing global initiative aimed at ensuring that every child, regardless of their socio-economic background, gender, geographical location, race, caste, or any other factors, has access to quality primary education. सबको मिलना चाहिए. Problems क्या face करते हैं universalization of elementary education में? So there are few problems. मैंने यहाँ पे 7 problems mention किए हैं. Infrastructure problem, जो कि बहुत ही ज्यादा फेस करती है universalization of elementary education में, बिकॉज जो एलिमेंट्री प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन है उसमें इनसफिशिएंट स्कूल्स हैं, लैक ऑफ क्लासरूम्स है, आपके बिल्डिंग्स अच्छे नहीं हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम. टीचर शॉर्टेज है एंड इनएडिक्वेट टीचर्स हैं, टीचर्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है. एक्सेस एंड एनरोलमेंट रेट जो है वो मतलब सही नहीं है. जेंडर डिस्पैरिटीज हैं अमंग रूरल एंड अर्बन एरियाज. रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट रेट जो है बहुत हाई है. रिटेंशन इज लाइक जब कोई बच्चा क्लास 6 में है एंड ही फेल्ड and then again he has to come back to standard 6, that is retention. So ये बहुत ज्यादा high हो रहा है and has limited support system भी बहुत ज्यादा limited है. It's not too much. Quality of education is very poor and has lack of resources बहुत ज्यादा कम है because the states are not providing funding, नहीं हो रही है शायद इसलिए. Inclusive education, inadequate accommodation जो है आपका वो inadequate है, चाहे आपके रहने से लेके खाना, स्कूल जाना, सब कुछ मिला करके that is inadequate.
इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, इनइक्वालिटीज ज्यादा हो रही हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं रिसोर्सेज के, ठीक है। यहाँ हमने देखा था लिमिटेड रिसोर्सेज हो रहे हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस में इनइक्वालिटीज हो रही हैं। दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का? इंपॉर्टेंस में आप क्या बताओगे? प्रमोशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज को प्रमोट करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट को इम्प्रूव करना, प्रिजर्वेशन करना और प्रमोशन करना किस चीज का? कल्चर का, ठीक है। आप कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हो और प्रमोट कर रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बेसिक्स जो शिक्षा प्रोवाइड करते हैं हम स्टूडेंट्स को, दैट इज लाइक दैट कम्स फ्रॉम होम आल्सो, बट इट मींस दैट वी हैव टू टीच आवर स्टूडेंट्स दैट आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करो, प्रमोट करो, साइंटिफिक टेम्परामेंट को इम्प्रूव करो, वैल्यूज को प्रमोट करो, दैट्स व्हाई वी हैव वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट्स आल्सो। इम्प्रूव लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करना, these are some importance of UEE. Another thing is remedy. आप क्या remedy provide कर सकते हो universalization of elementary education को? Quality education provide करो rural children को, because they are facing a lot of issues in their rural areas. Education of disabled and equalizing opportunities for SCs and STs. Education जो है वो disabled को भी provide होनी चाहिए, इक्वलाइज कर देना चाहिए अपॉर्चुनिटीज को SC ST बैकग्राउंड्स के लिए या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के लिए भी, एंड एटसेट्रा, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। फैसिलिटीज टू पुअर स्टूडेंट्स, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाओ, एंड ऑल्सो रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, बिकॉज एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग दैट ईच एंड एवरीथिंग हैपेंस फ्रॉम देयर, एडमिशन से लेकर के एनरोलमेंट, फैसिलिटीज एंड जो भी आपकी फीस वगैरह होती है, करिकुलम, सब सिलेबस, सब कुछ उसमें रिफॉर्म्स आएंगे। अगर वो आउटडेटेड है उसको अपडेट करो, ये सारे रेमेडीज आप प्रोवाइड कर सकते हो यूईई में। नाउ ओके, इन इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में और पॉइंट्स है, लेट मी रिपीट इट अगेन। इंपॉर्टेंस ऑफ यूईई: promotion of values, improve scientific temperament, preservation and promotion of culture, improve leadership quality. नेक्स्ट इज enrichment of life of an individual, एक इंडिविजुअल के लाइफ को enrich करना, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल efficiency and development of basic essentials and upgraded skills and basic quality of life। ठीक है, आप बेसिक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड कर रहे हो, वोकेशनल एफिशिएंसी, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, एक इंडिविजुअल के लाइफ को एनरिच कर रहे हो, और बेसिक एसेंशियल जो एम्यूनिटीज होती हैं वो प्रोवाइड कर रहे हो, स्किल्स अपडेट कर रहे हो स्टूडेंट्स के, उनकी क्वालिटी, उनके लाइफ में क्वालिटी ला रहे हो। So these are some importance of UEE. So in the last, universalization of elementary education has been one of the most important goals of educational development in India. ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा important goals है education development में। Since independence से ही it found expression in Article 45 of DPSP, which provides free and compulsory education for children aged up to 14 years. So this is something that you can write in your conclusion. So let me show it again. Pause it and you can read it. That's it of UEE. Next come to vocationalization of education. Vocationalization of education में आप क्या लिख सकते हो? It refers to the integration of vocational training. Integration of vocational training with general education. जो भी general education हमें मिलती है, मैथ्स, साइंस एंड एवरी सब्जेक्ट्स, उसके साथ हमने वोकेशनल एजुकेशन को, ट्रेनिंग को इंटीग्रेट कर दिया, मर्ज कर दिया। इट एम्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद प्रैक्टिकल स्किल्स भी मिल रहे हैं आपको, नॉलेज भी मिल रहे हैं विद रेलेवेंट टू स्पेसिफिक ट्रेड्स एंड प्रोफेशंस। आप प्रैक्टिकल स्किल्स क्यों लेते हो या फिर वोकेशनल एजुकेशन क्यों लेते हो? ताकि आप जैसे ही कॉलेज से निकलो आपको जॉब मिल जाए, आपके प्रोफेशंस में एक टाइप का क्वालिटी आ जाए। सो देयर यू गेट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो विद थियरी। फॉर एग्जाम्पल, alongside traditional subjects जैसे mathematics, science, students might learn plumbing, carpentry, IT skills, artificial intelligence related things, data analysis, Internet of Things, etc. So there are many more things that you can learn apart from your traditional subjects. So this is something that you can write in your example also. Objectives क्या है? Vocational of education को स्कूल में ऐड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट लाना। आप ऐसे अंडरलाइन करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपकी कॉपी में, ब्लू एंड ब्लैक यूज करके। होलिस्टिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स। सोशल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के में आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिकल स्किल्स दे रहे हो, सेल्फ रिलायंस बना रहे हो स्टूडेंट्स को। अगर उनको प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेगी, प्रोफेशन अच्छी चूज करेंगे, जॉब मिलेगी, सेल्फ रिलायंस होगा, इंडिपेंडेंट बनेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो जितने भी स्मॉल एंड SMEs होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस,
उन लोगों में क्या हो रहा है, स्किल्ड मैन पावर्स ऐड हो रहे हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, वेल राउंडेड एजुकेशन मिल रहे हैं, एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं वो लोग स्टूडेंट्स, सोशल इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, सोशल इक्वालिटी हो रही है यहाँ पे, लाइक यू आर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ये ऑब्जेक्टिव था। और प्रॉब्लम्स क्या है वोकेशनलाइजेशन के बिहाइंड? करिकुलम एंड ट्रेनिंग क्वालिटी। जो करिकुलम है आपका, जो सिलेबस है, वो आउटडेटेड है, ट्रेनिंग क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडिंग इश्यूज है, परसेप्शन जो है, थिंकिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है, सोशल स्टिग्मा और नॉर्म्स जो है बहुत ज्यादा है, लो प्रेस्टीज ऑफ पीपल एंड पेरेंटल एटीट्यूड्स इज नॉट गुड, इट्स पुअर, वीक इंडस्ट्री एंड एकेडमिया कोलैबोरेशन। जो इंडस्ट्री है, ठीक है, और जो एकेडमिक है, उन दोनों का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ही कमजोर है। इट लीड टू अ गैप बिटवीन स्किल्स taught and there and these and those required by job markets. अब फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है, they are providing you BCA and there is vocational, okay? If the school is not having good connection with other companies or other industries, तो वहां से आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए लोग नहीं आएंगे, then there would be a weak connection between that industry and that particular, what do you say, कंपनी। तो इनके बीच में अगर कनेक्शन कमजोर होंगी, तो इट विल बिकम अ गैप बिटवीन दीज टू, विच विल इम्पैक्ट स्टूडेंट्स स्किल्स जो कि उनको पढ़ाया गया है एंड जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी जॉब को करने के लिए। सो दिस इज समथिंग दैट टीचर एंड स्कूल और कॉलेज शुड कीप इट ऑन देयर माइंड। कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस क्यों हो रहा है और सजेशंस क्या होना चाहिए? प्रोग्रेस स्लो होने का कारण है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में गैप्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो एक इशू है, आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही बहुत लिमिटेड मिल रहा है। एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही रिजिड है, चेंज नहीं कर रहे हैं अभी भी। स्टिल यू कैन सी दैट इन आवर बीएड एजुकेशन आल्सो वी हैव टू गिव एग्जाम ईयरली बेसिस, वही पुरानी क्वेश्चंस वी हैव टू मग अप एंड देन लाइक वी हैव टू राइट इन द एग्जाम, नथिंग सो अपग्रेडेड। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन इश्यूज, असेसमेंट अच्छी नहीं है, सर्टिफिकेशन इश्यूज सही नहीं है, सर्टिफाइड है बट स्टिल दे डोंट हैव नॉलेज। सो दीज आर सम कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सजेशंस क्या प्रोवाइड कर सकते हो आप करिकुलम में रिफॉर्म्स लेके आओ, आप जो सिलेबस है उसमें रिफॉर्म्स लेके आओ, आप असेसमेंट करवाओ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करो, बिल्डिंग एनहांस करो, क्लासरूम प्रोवाइड करो, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो, टूल्स जो भी चाहिए पढ़ाने के लिए वो प्रोवाइड करो, परसेप्शन चेंज करवाओ। People think vocationalization है that they should not go for this education, so perception change होनी चाहिए, social stigma जो है वो change होने चाहिए, policy and governance जो है policy लेके आओ, good governance लेकर के आओ, तो good governance is very important। strengthening industry linkages, जो linkage है वो बहुत strengthen बनाना चाहिए academic और industry का, that we have seen that as a problem। By addressing these challenges and implementing the suggested improvements, India can enhance the effectiveness of its vocational education system, thereby creating a more skilled and employable workforce. This is about the conclusion of vocationalization of education. So you can see vocationalization of education, integration of vocational training with general education. Aim क्या है? Practical skill, knowledge relevant to specific fields of professions. Same traditional subjects से हट करके IT प्रोफेशन, IT जो स्किल्स है वो सब सीखना। अदर थिंग्स, ऑब्जेक्टिव स्किल डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, सोशल इक्विटी। प्रॉब्लम्स, करिकुलम एंड ट्रेनिंग is not updated, insufficient infrastructure, funding issues, perception and social stigma norms, low prestige parenting attitudes, weak industry academia, collaboration, causes, policy implementation gaps, economic factors, limited financial resources, education system rigid, assessment and certified issue, suggestions, curriculum reforms, enhancing infrastructure, changing perception, policy and good governance, strengthening industry linkages. By addressing these challenges and implementing the suggested improvements, India can enhance the effectiveness of its vocational education system, thereby creating a more skilled and employable workforce. Now, three language formula, which is important, जो कि बहुत बार repeat हुआ है examination में. Three language formula एक educational policy है India में that mandates that is compulsory that the learning of three language is important. Three language of learning में क्या आ रहा है आपका? मदर टंग, that is your regional language, हिंदी and English. Mother tongue, regional language, Hindi and English. These are three languages that you have to learn. Now see, these three languages to promote multilingual proficiency and national integration. We are talking about integrating it in the nationally. And
टू प्रमोट मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी, एक से ज्यादा लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना। दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स गेन फंक्शनल लिटरेसी, ये अप्रोच क्या इंश्योर करती है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, दैट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेन फंक्शनल लिटरेसी in their native language and as a second Indian language and an international language. Aims और needs क्या है, और important needs, aims, importance, each and everything is same. So आप इसमें aims needs में क्या लिख सकते हो, encourage and support regional language, आप regional language को support करो, रिमूव करो इनइक्वालिटीज को, जो भी इनइक्वालिटीज हो इसको रिमूव करो, मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट करो, नेशनल हार्मनी लेके आओ, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को सपोर्ट करो, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, सो डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। डेवलपिंग हिंदी एज अ लिंक लैंग्वेज, एक लिंक लैंग्वेज की तरह हिंदी को यूज करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का प्रिंसिपल क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन करवाओ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेके आओ, एजुकेशन इक्विटी लेके आओ, कॉग्निटिव ग्रोथ लेके आओ। सो नेशनल इंटीग्रेशन में क्या होगा आपका, प्रमोट करोगे यूनिटी को थ्रू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आपने नेशनल इंटीग्रेशन में कैसे लेके आया लैंग्वेज को, यू हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग यूनिटी थ्रू रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लैंग्वेज को यूज करके यूनिटी प्रमोट कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रेशन with the help of three language formula. Language proficiency कैसे आएंगी, ensure fluency in the mother tongue, हिंदी एंड इंग्लिश। अब जो आपकी जो मदर टंग है उसमें आप फ्लुएंसी लेकर के आओ, और इंग्लिश में भी। एजुकेशनल इक्विटी लेके आओ, इक्विटी इज लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल लैंग्वेज लर्निंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, दैट इज द national level language. No, you should provide equal language learning opportunities for all students. Cognitive growth होनी चाहिए, boost cognitive skills को boost करो by learning multiple languages. When you learn multiple languages, your mind and your brain will start thinking a lot, like it will give you a kind of what do you say, there's one word I'm forgetting about it. Okay, cognitive growth लेकर के आने के बाद ये सारी चीजें जो है enhance होती हैं students में, या critical thinking ability will improve. So this is about three language policies. Measures क्या क्या लिए गए हैं, formulate policy, policy को formulate करो that is free from social political strategies, ऐसी policies जो कि free है किससे, social और political strategy से। focus करो child के requirement पे, whatever child needs उस पे ज्यादा फोकस करो, सोशल ग्रोथ पे फोकस करो, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रोथ पे। तो सोशल ग्रोथ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लिंग्विस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए, कल्चरल ग्रोथ होनी चाहिए। एंड कैसे करोगे कंक्लूजन में, द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला फॉस्टर्स national unity, language proficiency and educational equity. It enhances cognitive development by encouraging multilingualism. This approach prepares students for a diverse and interconnected world. ठीक है, this is all about conclusion, that it fosters national unity, language proficiency, and educational equity. It enhances cognitive development by encouraging multilingualism. आप cognitive development को enhance कर रहे हो, क्यों, कैसे कर रहे हो, आप मल्टीलिंगुअलिज्म को encourage करके कर रहे हो। जब स्टूडेंट्स एक से ज्यादा लैंग्वेज लर्न करेंगे तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, ब्रेन का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, कैपेसिटी जो है उनकी ज्यादा होगी, रिटेंशन ज्यादा होगी। दिस अप्रोच प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर अ डाइवर्स एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। Now we are globalized, like globalization तो आप देख रहे हो that we are connecting with different countries, so interconnection जो है हमारा world के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, diverse language भी है, diverse country भी है। So by learning different languages, this three language formula ensures that it will encourage multilingualism and enhances the cognitive development. So you can see the answer. This is all about three language formula. Okay. Next topic in unit number 3 is common school system, open learning and distance education system, and liberalization, privatization, globalization, modernization. Then we'll come to unit number 4, reservation as an egalitarian policy, new economic reforms, role of teachers in universal education, culture and education, democracy and education, education for technological empowerment. All right. So we have seen unit number 2. 3 में आ गए हम। 3 में common school system, open learning and distance education system. Okay, before doing these two, I'll go for liberalization, privatization, and globalization and modernization, because this is something which is very important in unit number 3. LPG reforms and modernization as well. So let's start with liberalization.
लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन इन इंडिया रेफर्स टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991। जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुई थी वो 1991 में आई थी, उसमें से लिबरलाइजेशन जो है ये भी उसी का पार्ट है। सो इट्स अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको रेफर किया जाता है। प्रमोटिंग फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स एंड रिड्यूसिंग स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। जो स्टेट के कंट्रोल है इकोनॉमी पे उसको रिड्यूस करना। इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग एजुकेशन। सो इसका जो इम्पैक्ट है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे पड़ा है इंक्लूडिंग एजुकेशन। प्रिंसिपल्स क्या है? मार्केट फोर्सेस, ग्लोबल इंटीग्रेशन, डीरेगुलेशन एंड कंपटीशन। तो लिबरलाइजेशन के इम्पैक्ट प्रिंसिपल्स क्या होंगे? मार्केट फोर्सेस, ग्लोबल इंटीग्रेशन, डीरेगुलेशन एंड कंपटीशन। मार्केट फोर्सेस में क्या देख रहे हो आप? एम्फेसिस ऑन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो मार्केट फोर्सेस जो है वो किस पे एम्फेसिस कर रही है? प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन पे। ग्लोबली जो है आप इंटीग्रेट कर रहे हो अदर कंट्रीज से भी। ओपनिंग अप टू इंटरनेशनल मार्केट्स एंड इन्फ्लुएंसेस। जितने भी इंटरनेशनल मार्केट्स है आप उससे ओपन अप हो रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। सो दिस इज ग्लोबल इंटीग्रेशन। डी रेगुलेशन, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स। सो डी रेगुलेट किया जा रहा है। रेगुलेशन इज लाइक यू आर रेगुलेटिंग समथिंग, यू आर गेटिंग टेकिंग कंट्रोल ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको रिड्यूस किया जा रहा है, एंड कंट्रोल्स जितने भी थे गवर्नमेंट्स के उसको रिड्यूस किया जा रहा है। बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, जहाँ पे आप मार्केट फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने की बात की जा रही है, स्टेट के कंट्रोल को रिड्यूस करने की बात की जा रही है इकोनॉमी पे, इसलिए डीरेगुलेशन। कंपटीशन क्या है? इंकरेजेस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन ऑल सेक्टर्स। जितने भी अदर सेक्टर्स हैं सब में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो इंकरेज हो रहा है। दिस इज प्रिंसिपल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? See, I'm not going to show it again. If you want to take a screenshot, if you want to pause, you can pause it here. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्राइवेटाइजेशन, क्वालिटी कंसर्न्स, एक्सेस चैलेंजेस, इनोवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स लिबरलाइजेशन की क्या है? प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, क्वालिटी कंसर्न्स, एक्सेस चैलेंजेस, इनोवेशन। प्राइवेटाइजेशन में ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें ज्यादा ग्रोथ हो रही है, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस ईच एंड एवरीथिंग आर बिकमिंग प्राइवेट एंड ऑटोनॉमस। तो ये ऑटोनॉमस और प्राइवेट होने के चक्कर में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है, तो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्वालिटी कंसर्न्स, वेरिड स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन प्रोविजंस। ये डिफरेंट डिफरेंट जो है एजुकेशन प्रोविजंस के स्टैंडर्ड्स वेरी करते हैं, क्वालिटी कंसर्न्स है। एक स्कूल बहुत अच्छा है, एक स्कूल उतना अच्छा नहीं। एक्सेस चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस एक्सेस करते हैं? डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। अगेन डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में। इनोवेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशन मॉडल्स एंड टेक्नोलॉजीज। जितने भी न्यू एजुकेशन मॉडल्स हैं उसमें उसको इंट्रोड्यूस करना एंड टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना। सो यू आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन टेक्निक्स इन प्राइवेटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्राइवेटाइजेशन का? एक्सपेंशन हो रहा है, क्वालिटी वेरिएशंस है, इक्विटी इश्यूज हो रहे हैं, पॉलिसी एडजस्टमेंट हो रहे हैं। अब एक स्कूल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा नामी है एंड फीस इसकी बहुत हाई है। एक स्कूल उसी टर्म में गवर्नमेंट स्कूल है उतनी अच्छी नहीं है। जो पुअर हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं वो इसमें जाना प्रोवाइड लाइक ज्यादा उनके लिए सहूलियत होगी कि वो इसमें जाए। जो हाई स्कूल्स हैं जिसकी फीस बहुत ज्यादा हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है, तो वहाँ पे क्वालिटी हाई हो रही है, ये सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्वालिटी में वेरिएशन आएंगे। दिस इज अबाउट इम्पैक्ट। एक्सपेंशन, इंक्रीज नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। क्वालिटी में वेरिएशन आ रहे हैं, जैसे मिक्स आउटकम्स इन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। जितने भी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उसमें मिक्सड हो रहे हैं, क्वालिटी वेरिएशन हो रही है। इक्विटी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि एड्रेसिंग एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स। ठीक है, इक्विटी नहीं हो पा रही है बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट एंड सेक्टर्स, जैसा हमने मार्जिनाइज ग्रुप्स में देखा था। तो इक्विटी इश्यूज आने के चक्कर में जो है एक्सेस नहीं मिल पा रहा है सारे स्टूडेंट्स को। तो addressing access and affordability concerns, so they cannot afford, they cannot get access to good education because of equity issues, quality variations, policy adjustment, adaptation to new economic realities। जो न्यू इकोनॉमिक रियलिटीज है उसको अडेप्ट करना, सो पॉलिसी पॉलिसी में एडजस्टमेंट्स लेके आना। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? एजुकेशनल लैंडस्केप्स, एजुकेशनल लैंडस्केप चेंजिंग डायनामिक्स पोस्ट लिबरलाइजेशन। तो आप डायनामिक्स चेंज कर रहे हो, ठीक है, चेंजिंग डायनामिक्स पोस्ट लिबरलाइजेशन, एजुकेशनल लैंडस्केप्स कंक्लूजन में। पॉलिसी रिफ्लेक्शन क्या हो रही है आपकी? इवेल्युएटिंग इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन सेक्टर्स, फ्यूचर स्ट्रेटजीज, बैलेंसिंग मार्केट फोर्सेस विद एजुकेशनल गोल्स,
And inclusive growth, ensuring education benefits all sections of the society. Conclusion में कैसे लिखोगे? Educational landscapes, changing dynamics post liberalization, policy reflections, evaluating impacts on education sector, future strategies, balancing market forces with educational goals, inclusive growth, ensuring educational benefits all sectors of the society. This is about conclusion of private liberalization. See the liberalization again. In India, refers to economic reforms initiated in 1991, promoting free market principles and reducing state control over the economy, impact on various sectors, including education. Principal market forces emphasize on private sector participation, global integration, opting up to international markets and influences, deregulation, reducing government restrictions and controls, competition encouraging competitive environment in all sectors, characteristics, privatization, growth of private educational institutions, quality concerns, varied standards and education provisions, access challenges, disparities in educational opportunities, innovation, introduction of new educational models of technologies, impact on education, expansion, increased number of education institutions, quality variations, mixed outcomes in education standards, equity issues, addressing access and affordability concerns, policy adjustments, adaptation to new economic realities. Conclusion, educational landscapes, changing dynamics post-liberalization, policy reflection, evaluating impact on education sectors, future strategies, balancing market forces with educational goals, inclusive growth, ensuring education benefits all sections of the society. Now let's come to the globalization. Globalization is very important topic, right? In globalization, what you will write? You read about globalization refers to interconnectedness of economies, cultures, and societies worldwide. So worldwide, you are interconnected with economies, cultures, societies, and etc. Influence on education systems and practices. So, ये influence करती है education systems को और practices को. That we can see right now that people from India go to abroad, go abroad for higher studies and for job also, and there are many more things that we prefer. So we are interconnected with each and other countries for economies, cultures, societies. What are the principles? Principles are interdependence, cultural exchange, technology, economic integration. आप interdependent हो रहे हो. Interdependent means like one country दूसरे country से interdependent हो रही है, ठीक है? Mutual dependence of nations on each other. एक nation दूसरे nation के ऊपर mutual basis पे dependent है. कल्चरल एक्सचेंज हो रहे हैं, शेयरिंग ऑफ आइडियाज प्रैक्टिसेस अक्रॉस बॉर्डर्स. हम आइडियाज और प्रैक्टिसेस जो है अक्रॉस बॉर्डर्स शेयर कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, रैपिड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कॉमन मार्केट्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स. सो कॉमन मार्केट्स है, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं साइन. सो दीज आर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन ग्लोबलाइजेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे ग्लोबलाइजेशन के? कैरेक्टरिस्टिक्स में आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लिख सकते हो, इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर रहे हैं. करिकुलम इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है, करिकुलम जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन है. स्टूडेंट मोबिलिटी, जैसे मैंने बोला एक स्टूडेंट मूव कर रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री. डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग बहुत ज्यादा जो है काम की है आफ्टर कोविड. सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप बिटवीन educational institutions, curriculum internalizations, inclusion of global perspective, social student mobility, exchange programs and international students, digital learning, online education platforms and resources. Impact on education, diversity, exposure to diverse cultures and viewpoints, skill development, global competition, competencies and language skills, quality standards providing, benchmarking against international best practices, challenges, managing cultural sensitives and sensitivities and ethical considerations. So these are a few things about impact on education. What are the conclusions related to globalization? Educational globalization, opportunities and challenges, policy alignments, adapting educational policies to global trends, equity issues, addressing disparities in global education access, because globally each and every students cannot get access to education and cannot afford also because of their disparities. So there is having equity issues, future directions, enhancing global educational collaborations. You are enhancing global educational collaborations. So these are related to conclusion. Privatization kya hai? Okay, let me show you again. Globalization, interconnectedness of economies, cultures, societies worldwide, influence on education system and practices, principles, interdependence, cultural exchange, technology, economic integration. Interdependence, mutual dependence of nations on each other, cultural exchange, sharing of ideas and practices across borders,
technology, rapid disseminations of knowledge and information, economic integration, common markets, and trade agreements. Characteristics: international collaborations, partnership between educational institutions, curriculum internationalization, inclusion of global perspectives, student mobility, exchange programs and international students, digital learning, online education platforms and resources. So international collaboration, curriculum internationalization, student mobility, digital learning are the characteristics of globalization. Impact on education: diversity, skill development, quality standards, challenges. Diversity, exposure to diverse cultures and viewpoints. Skills development, global competencies and language skills. Quality standards, benchmarking against international best practices. Challenges, managing cultural sensitivities and ethical considerations. Managing cultural sensitivities and ethical considerations. Okay. Next is conclusion. In conclusion, you write educational globalization, policy alignment, equity issues, future directions. Educational globalization. Educational globalization, opportunities and challenges. Policy alignment, adapting educational policies to global trends. Equity issues, addressing disparities in global education access. Future directions, enhancing global educational collaborations. Next is privatization. So what is privatization? Privatization in education involves increasing role of private sectors in providing educational services alongside public institutions. Impact on access, equity, quality in education. Principles: choice, efficiency, accountability, market dynamics. Choice: providing alternative educational options. Efficiency: streamlining educational delivery. Accountability: performance-based evaluation, market dynamics, supply and demand influences. Characteristics of privatization: private schools, growth of privately owned education institutions, fee structures, variable cost and accessibility concerns, quality assurance and standards in private advisors, public education, regulations, oversight and accountability measures, impact on education, access, widening educational options for students, quality, competition, improving student educational standards, equity concerns, affordability and inclusivity challenges, policy adjustments, balancing public interest with private enterprise. Conclusion: in conclusion of privatization, you can write about diverse landscape, coexistence of public and private education, education choice, options for students and parents, policy framework, regulating private sector involvement, social equity, ensuring education opportunities for all. In privatization, read yourself. Principles: choice, efficiency, accountability, market dynamics. Characteristics: private schools, fee structures, quality assurance, regulations. Impact on education, access, quality, equity concerns, policy adjustments. Conclusion: diverse landscapes, educational choice, policy frameworks, and social equity. Modernization. Modernization refers to adopting contemporary methods, which is ongoing process right now, and technologies to improve efficiency, effectiveness in various sectors, including education. Emphasis on digitalization and skill development. Modernization, digitalization and skill development. Principle: technological integration, skill development, innovation, global standards. In modernization, you're talking about principles of technological integrations. You're integrating and incorporating digital tools in education, skills development, focus on relevant and marketable skills, innovations, adopting new teaching methodology, global standards, benchmarking against international norms. So these are some global standards, technology integration, skill development, innovations in terms of modernization. Characteristics of modernization: e-learning. E-learning is an open online platform and digital resources. E-learning, online platform, digital resources. STEM education, science, technology, engineering, mathematics focus. Industry partnerships. Collaboration for skill-based training. Policy support, government initiatives for modernizations. Policy support, government initiatives for modernization. Impact on education, digital literacy. Impact on education, digital literacy, employability, entrepreneurship, challenges. तो ये इम्पैक्ट है एजुकेशन के ऊपर मॉडर्नाइजेशन का. क्या है? डिजिटल लिटरेसी. एनहांसिंग टेक प्रोफिशिएंसी अमंग स्टूडेंट्स. टेक प्रोफिशिएंसी ज्यादा एनहांस हो रही है. एम्प्लॉयबिलिटी इज मोर. अलाइनिंग एजुकेशन विद जॉब मार्केट डिमांड्स. एंटरप्रेन्योरशिप, promoting innovation and startups. Challenges: bridging digital divide and access issues. So in rural and urban areas, you can see that in rural areas, people face difficulties to access internet. So bridging digital divide and access issues. Conclusion: you can write in conclusion of modernization that technological advancements shaping future of education, because you are including technologies in your education system. Educational reforms, policies supporting modernization. Equity consideration, access to modern educational tools. So you are getting access to modern education tools by equity consideration, equality, equal opportunities to all, equal access to all, sustainability, long-term benefits of modernization efforts. So this is about modernization. Read it again if you want.
Done. This is all about unit number 3. And there are more two topics, I guess. Unit number 3 में common school system and open learning and distance education system. Let me show it to you so that you can write it on your own. I'm just like pause it and then read it. Common school system क्या है? Concept advocating for a unified, equitable education system accessible to all children. Key policy Kothari Commission 1964-66 recommendation से लिया गया है. Common school system. Concept advocating for a unified, equitable education system accessible to all children. Principles equity, equal access to quality education. Uniform standards होना चाहिए. Standardized curriculum and teaching methods. Inclusivity, integrating children from diverse backgrounds, either it rural or either it urban. Okay. कम्युनिटी स्कूल्स लोकल स्कूल्स सर्विंग लोकल पॉपुलेशन. तो लोकल स्कूल्स जो होते हैं वो लोकल पॉपुलेशन को सर्व करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टैंडर्ड करिकुलम होना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव एडमिशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. स्टैंडर्ड करिकुलम में कॉमन सिलेबस फॉर ऑल स्कूल्स. इक्वल रिसोर्सेज मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेज. Inclusive admission, no discrimination in school admission. Schools cannot deny admission to disadvantaged people and marginalized people. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल इन्वायरमेंट एंड स्कूल मैनेजमेंट. सो लोकल जितने हैं उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए स्कूल के मैनेजमेंट में. इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सोशल कोहेजन, वाइडर एक्सेस. इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है, नैरोइंग द गैप बिटवीन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स. क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एनहांस ओवरऑल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स. Social cohesion, promoting social harmony and integration. Wider access, increased accessibility for marginalized groups. Conclusion, potential benefits, implementation challenges, policy support, long-term vision. Potential habits में significant positive impact on education equity. Implementation challenges, overcoming resistance and logistical issues. Policy support, need for robust policy framework and support. Long-term vision, commitment to gradual and sustainable implementation. This is all about common school system. Done. Let's come to open learning and distance education system. So open learning and distance education system means what? Just for example, IGNOU हो गया, ठीक है? So education approach allowing students to study remotely using various media. You can also write कि जब कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी एंड दे वांट टू कंप्लीट देयर हायर एजुकेशन एज वेल, सो दे कैन एनरोल इन इग्नू. ठीक है. सो एजुकेशन अप्रोच जो है वो अलाउ करती है स्टूडेंट्स को स्टडी रिमोटली लाइक यू डोंट हैव टू गो टू द क्लास, ऑफलाइन नहीं जाना है, आप घर पे बैठे भी कर सकते हो यूजिंग वेरियस मीडिया. की पॉलिसी जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू एक्ट 1985. प्रिंसिपल्स क्या है? एक्सेसिबिलिटी टू ऑल, एजुकेशनल एक्सेसिबल टू ऑल regardless of locations. You will get e-PDFs and then you can read from there. इग्नू के बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं ऑनलाइन पोर्टल में, जैसे कि स्वयं प्रभा, स्वयं, ये सारे प्रोवाइड कर देते हैं आपको. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? लर्नर सेंट्रिक है. लर्नर घर बैठे या फिर कहीं भी घूमते फिरते पढ़ सकते हैं. सेल्फ पेस्ड लर्निंग है. यू डोंट रिक्वायर टीचर फॉर दिस. कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको एजुकेशन एक्सेस हो जा रही है. लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटिन्यूअस एजुकेशन. आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिल रही है, आप अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है ताकि आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इम्पैक्ट क्या पड़ता है? कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्टेंस लर्निंग का, इट इज यूज ऑफ प्रिंट, ब्रॉडकास्ट एंड ऑनलाइन मटेरियल. ओके. So distance learning, use of print, broadcast, online materials, flexible scheduling. Learners can study at their own pace and time. Diverse courses and wide range of subjects and programs are there in IGNOU or distance learning programs. Support services, academic and administrative support for students. Even दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपनी जो है ओपन डिस्टेंस वाली प्रोवाइड करती है. इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन में क्या होगा? आपका एक्सपैंडेड एक्सेस एक्सपैंड कर दिया जाता है. रीचिंग अनडिजर्व्ड पॉपुलेशंस. स्किल डेवलपमेंट होती है, फैसिलिटिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग. हायर एनरोलमेंट होते हैं इसमें बिकॉज मोर पीपल एनरोलिंग इन हायर एजुकेशन बिकॉज अल्टरनेट बेसिस पे दे आर डूइंग जॉब ऑल्सो, सो दे वांट समथिंग remotely. Innovative teaching, use of technology in education delivery. So they can use technology and they can study from there. Self-paced है. Conclusion में क्या लिखोगे? Positive reach, quality assurance, technological integration, sustainable growth. Positive reach कैसे हो रहा है? Significant outreach है, educational inclusion. Quality assurance कैसे? Ensuring high standards in distance education. So you are ensuring high standards in distance education. टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हो रही है, आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर रहे हो, लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर बेटर डिलीवरी.
सस्टेनेबल ग्रोथ, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड रिसोर्सेज, आप कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड रिसोर्सेज के. सो दिस इज ऑल अबाउट कंक्लूजन. पॉजिटिव रीच, क्वालिटी एश्योरेंस, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ. दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3. सो यूनिट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया. इससे पहले हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 के 3 पॉइंट्स देख लिए हैं. सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड. हमने यूनिट नंबर 3 में कॉमन स्कूल सिस्टम एंड ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, दैट इज एलपीजी एंड मॉडर्नाइजेशन, हमने ये कर लिया है. सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट बिकॉज मैंने बहुत ही इजी तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर किया है एंड इट इज वेरी शॉर्ट एंड ट्रिप्स दैट यू कैन लर्न by traveling, by walking anywhere, then बहुत ही easy way में कराया है. So you don't have to think about it. You just have to learn. You just have to listen to the video. आप बस इसको लगा लो कान में and try to understand things. एक बार समझ जाओगे तो you will find that each and every question is having similar answers. तो जो similar points है that you can write in your examination, आप बस important characteristics के जो मैंने bold letters में लिखाए हैं वो याद कर लो. आप उसको heading डाल करके आप उसमें bracket डाल दो and then you write the answers. तो आप मार्जिन खींच लो दोनों साइड्स पे. दोनों साइड में मार्जिन खींचने का मीनिंग ये नहीं है कि दैट आप ब्रॉड ब्रॉड मार्जिन खींचो. जस्ट लाइक ड्रॉ द मार्जिन ऑफ स्लाइट बिट ताकि आपकी जो राइटिंग है ना वो बीच लाइन में आए एंड दैट वुड बिकम नीट एंड क्लीन. इन्विजिलेटर इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स. ठीक है, अगर आप 6 पेजेस नहीं लिख पा रहे हो, 4.5 हो रहा है, 5 पेजेस हो रहे हैं या 5.5 हो रहा है, तो लीव दैट पेज एंड गेट बैक टू द नेक्स्ट पेज, वहां से स्टार्ट करो. ऑलराइट, I'll come with the next unit number 4. तो उसके शॉर्ट नोट्स मैं कराऊंगी कल. ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड because I'm going to come with 16 marker questions also जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट किए गए हैं. I'm going to solve all those important questions. I cannot say कि एग्जाम में क्या आने वाला है, but probability is something that has been repeated multiple times, right? Okay, bye bye, take care, have a nice day, and let me know in the comment section whether you like it or not.